This conference will now be recorded. कैश फ्लो स्टेटमेंट के पास्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले वो इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में स्टार्ट कर लेंगे। हम इसका डायरेक्ट मेथड आज डिस्कस करते हैं, यानी इनडायरेक्ट मेथड की प्रैक्टिस हमारी हो गई है। और ये मत समझिएगा कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, नहीं, हरगिज नहीं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस अब हमारी फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है, उसमें होगी। यानी सारे आई कैप के पास्ट पेपर हम डीपली डिस्कस करेंगे। अभी ये जस्ट एक फॉर्मेट की प्रैक्टिस समझ लें। ये एक फॉर्मेट की प्रैक्टिस है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। तो आज हमने डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट डिस्कस करना है और साथ उसका एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जिसके अंदर बाकी चीजें कवर होती हैं। ओके होगी बात? तो आ जाए जरा कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले जिस कंपनी का या जिस बिजनेस का हम अकाउंट बनाएंगे वो नाम लिख के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर एंडेड सबसे पहले वही काम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 90% इनडायरेक्ट मेथड पेपर में आता है और 10% डायरेक्ट मेथड आता है। तो ये 10% कभी भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है। मतलब 10-12 अटेम्प्ट में कम अज कम एक दफा ये पेपर में आया होता है डायरेक्ट मेथड। कब आना है ये फिर आई कैप को ही पता होता है। इसमें क्योंकि ये डायरेक्टली देखना होता है कि कैश का इनफ्लो कितना है और कैश का आउटफ्लो कितना है, तो हमारे पास वही दो कॉलम लिख लें या एक ही कॉलम से कर लें काम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने सबसे पहले लिखना है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। सबसे पहली हेडिंग जो होगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। अब ये ध्यान से बात लिखनी है कि मैंने यहां पर वर्ड इस्तेमाल किया कस्टमर, डेटर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि डेटर्स सिर्फ वो लोग होते हैं जिनको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं और कस्टमर्स वो होते हैं जिसको क्रेडिट पे भी सेल कर रहे हैं और कैश पे भी सेल कर रहे हैं। तो ये कस्टमर चाहे कैश सेल करके हमें पैसे मिले या डेटर से पैसे मिले, ये सारे के सारे पैसे यहां पर आने हैं। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर जितनी अमाउंट आएगी वो हम यहां पर लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। और मैंने पहले ही वर्किंग नंबर 1 लिख दिया क्योंकि 99.99% कस्टमर से जो कैश रिसीव होता है उसकी वर्किंग करनी ही पड़ती है। फिर दूसरा आ जाता है कैश पेड टू सप्लायर्स। फिर वही बात वर्किंग नंबर 2 करके कैश पे करेंगे तो ये हमारा आउटफ्लो होगा, कैश रिसीव करेंगे तो इनफ्लो, और कैश पे करेंगे तो ये हमारा आउटफ्लो होगा। ओके होगी बात? तो सप्लायर से इसको जो हम पैसे पे करेंगे ये सिर्फ क्रेडिटर नहीं होंगे, बल्कि जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे ये वो भी
हमारे पास लोग होंगे और जो हम परचेज यानी कैश पे परचेजेस करेंगे इसमें भी वो सारी पेमेंट आएगी। उसके बाद दो चीजें और आती हैं, कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस। ये भी हमारा आउटफ्लो है। इसके बारे में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात सुन लें, जिस एक्सपेंसेस का प्रीपेड या एक्रूड का बैलेंस गिवन होगा उसका लेजर बना लेंगे। मतलब वो कहता है सैलरी पेएबल है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, मतलब अगर किसी एक्सपेंस का एक्रूड या प्रीपेड गिवन होगा लेजर बनाकर चेक कर लेंगे कितना पे हुआ है। और जिसका प्रीपेड या एक्रूड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन होगा तो वो जितना एक्सपेंस गिवन होगा हम समझेंगे सारा पेड है। जितना एक्सपेंस गिवन होगा हम ये समझेंगे कि वो सारे का सारा पेड है। तो एक बात यहां पर ध्यान से लिखिएगा काइंडली, ओनली कैश आइटम्स। इनडायरेक्ट मेथड में हम यहां पर लिखते थे नॉन कैश आइटम। अब वो नॉन कैश आइटम छोड़ के जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एडजस्टमेंट में आती थी बाकी सारे एक्सपेंसेस जो हम हैं वो लिख देंगे। जैसा कि मैं आपको डेमो दिखाता हूं, जैसे कि हमारा सैलरी है, ये हमारा कैश एक्सपेंस है, ये लिख देंगे। अब हम देखेंगे क्या बैलेंस शीट के अंदर कहीं करंट लायबिलिटी या करंट एसेट्स के अंदर ये वाले एक्सपेंसेस का प्रीपेड या एक्रूड तो नहीं गिवन। प्रीपेड या एक्रूड तो नहीं गिवन। करंट एसेट में देखा तो उसने हमें यहां पर प्री पेमेंट्स बताई हुई हैं और लायबिलिटी के अंदर ये एक्रूवल्स बताए हुए हैं, तो हम एक लेजर बना लेंगे। ठीक है, अभी जब मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें चीजें समझाऊंगा भी सही। और यहां पर जरा गौर फरमाएं, ये जो एक्सपेंसेस गिवन है, ये जो एक्सपेंसेस गिवन है ये आपने बताना है ये सारे एक्सपेंसेस फॉर द ईयर हैं या पेड है। ये जो बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गिवन है ये एक्सपेंसेस पेड है या फॉर द ईयर है। ये एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है। हाँ, इनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना हो, इनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना गिवन हो तो पेड भी यही समझेंगे, और अगर इनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो तो लेजर बनाएंगे। तो जनाब वो कौन सी चीजें हैं जो डायरेक्ट मेथड में आएंगी? लो जनाब, जो इनडायरेक्ट मेथड में आती थी, जो इनडायरेक्ट मेथड में आती थी अब वो इधर नहीं आएगी। ये भी नहीं आएगी, लॉस ऑन फिक्स एसेट भी नहीं आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो इनडायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर में से नेट होता है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर में नेट होता है जाके। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एडजस्टमेंट में आती थी इनडायरेक्ट मेथड में। तो जो चीजें इनडायरेक्ट मेथड में आती हैं वो हमारे यहां पर डायरेक्ट मेथड में नहीं आएंगी, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। बाकी जो कैश फॉर्म में हम एक्सपेंस पे करते हैं वो लेजर बनाकर भी कर सकते हैं, और अगर ओपनिंग ये प्री पेमेंट और अक्रूड का बैलेंस ना होता तो डायरेक्ट लिख देते। डन। अब आ जाए जरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम अदर इनकम, कि अगर कोई अदर इनकम से एक्चुअल में हमें कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम अदर इनकम, और ये भी बात बिल्कुल वही समझें कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चीजें आती थी इनडायरेक्ट मेथड में वो इधर नहीं आएंगी। गेन ऑन डिस्पोजल इधर नहीं आएगा,
इंटरेस्ट रिसीव्ड इधर नहीं आएगा, कोई और अदर इनकम रिसीव हुई है तो वो आ जाती है, वो हमारा इनफ्लो होता है। और यहाँ इसमें ज्यादातर ये 3 चीजें आती हैं, ज्यादातर पहली 2 तो लाजमी है ना, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर और कैश पे टू सप्लायर, ये तो लाजमी है। वर्किंग नंबर 3 इसका भी लिख लो, और ये अब मैं तीनों वर्किंग पहले समझाता हूं आपको, आ जाए जरा, पहले ये तीनों वर्किंग सीख लें फिर आगे जाना। कस्टमर्स के अकाउंट बनाते हुए हमारा ब्रॉडाउन, ये डेटर का ही आएगा ब्रॉडाउन। यहां पर कैश सेल्स भी अगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो कैश सेल्स भी आ जाएंगी। और यहां पर अगर क्रेडिट सेल्स गिवन है तो क्रेडिट सेल्स भी आ जाएंगी। ना बताया हो तो हम सारी सेल्स यहां पर लिख लेते होते हैं, क्योंकि टोटल सेल्स यहां पर आ जाती हैं। यहां पर कैरी डाउन आ जाएगा। हमारे कस्टमर अगर किसी वजह से कम हुए हैं, जैसे बैड डेट्स हैं, उस वजह से हमारे डेटर कम हो सकते हैं, या सेल्स रिटर्न है, किसी भी वजह से हमारे कस्टमर कम होते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी कैश। ये है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अगर गिवन हो तो ठीक है, वरना अकाउंट बनाकर फाइंड कर लेंगे। यहां पर टोटल सेल्स आएंगी, टोटल सेल्स, क्योंकि ये कस्टमर का अकाउंट है, डेटर का अकाउंट नहीं है। तो ये आ जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद सप्लायर के केस में बिल्कुल वैसा ही हमारा ब्रॉड ऑन इधर आ जाएगा, क्रेडिटर का एक तरह का। कैश परचेजेस वो भी यहां पर, क्रेडिट परचेजेस भी यहां पर, और कैरी डाउन यहां पे। अगर परचेज रिटर्न होंगी तो हमारे सप्लायर कम हो जाएंगे। बाकी चीजें जो डिस्काउंट है, हर चीज वो वैसे की वैसे रिकॉर्ड करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कैश पे टू सप्लायर, ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अहमद ने कहा है कि ये कस्टमर का लेजर एक दफा दिखा दें। अहमद भाई ये देख लें। बाकी वही जो चीज हमारे कस्टमर को डेबिट करेगी, हम कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जिस चीज से हमारा कस्टमर क्रेडिट हो रहा होगा हम क्रेडिट कर देंगे। ओके की बात। चलें जी। तो ये सप्लायर है, उसी तरह से कि अगर हमारा सप्लायर क्रेडिट हो रहा होगा किसी भी वजह से तो हम क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट हो रहा होगा तो डेबिट कर देंगे। बाकी हमने मेन फाइंड करना है कि कैश कितना सप्लायर को पे कर रहे हैं। ओके। तीसरे नंबर पर हम बनाएंगे एक्सपेंसेस का लेजर। एक्सपेंसेस का लेजर अगर प्रीपेड है उसका ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पे, और अगर एक्रूड है तो उसका ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पे।
जब भी क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस का अक्रूड और प्रीपेड बिट गिवन होगा या इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी तो हम एक्सपेंसेस का लेजर बना लेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस गिवन होंगे कैश, जैसा कि सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, एडवर्टीजमेंट है, ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से या उन एक्सपेंसेस के नाम से यहां पर लिख देंगे। इसको क्लोज करेंगे, हमारे पास कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा। हमारे पास कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा। दोबारा सुनिएगा जरा, अगर एक्सपेंसेस के एक्रूड और प्रीपेमेंट का ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन अवेलेबल हो तो एक्सपेंसेस का लेजर बना लेना है, जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बनाया था। तो हमारे पास कैश पेमेंट फाइंड हो जाएगी। अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना गिवन होता तो ये जितने एक्सपेंसेस मैंने लिखे हैं ये कंसीडर करते कि सारे के सारे पेड हैं, फिर इनकम का लेजर भी बनाना पड़ सकता है। लेकिन अब बहुत ही कम केसेस हैं कि इनकम का लेजर आए। आपको याद होगा कि इनकम का जो एडवांस है वो हमारी लायबिलिटी होती है, और जो इनकम हमारी एक्रूड हो या रिसीवेबल हो वो हमारा एसेट होता है। जितनी इनकम, वो वाली इनकम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आती, जितनी इनकम गिवन होगी वो इनकम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एसओसीआई के नाम से क्रेडिट कर देंगे और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी। यहां पर हमारा कैश डेबिट हो रहा है, इनकम क्रेडिट हो रही है, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। तो ये होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम अदर इनकम। लो जनाब, आप लोगों का डायरेक्ट मेथड तकरीबन खत्म हो गया। क्यों भला? क्योंकि यहां से ये जो आंसर आएगा इसे कहते हैं कैश रिसीव्ड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। नेगेटिव आएगा तो मोइज ने कहा है कि इनकम का लेजर देखना है, देख लें जनाब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। डन। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से आगे हम अगर चलेंगे, बाकी अगला वही काम, आगे से सेम काम शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड वैसे ही जैसे इनडायरेक्ट मेथड में होता था, टैक्स पेड बिल्कुल वैसे ही जैसे इनडायरेक्ट मेथड में होता था, ड्राइंग्स या डिविडेंड चाहे यहां पे लिख लो चाहे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दो। खत्म होगी बात जनाब, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो गई। डायरेक्ट मेथड में चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल नहीं आता, एडजस्टमेंट नहीं आती, प्रॉफिट नहीं आता। ऑपरेट यानी वर्किंग कैपिटल चेंजेस से नीचे आगे सारा कैश फ्लो वैसे ही है जैसे इनडायरेक्ट मेथड है, सिर्फ ये चार चीजें नई ऐड हो जाएंगी और इन चार में भी मोस्टली ऊपर वाली तीन चीजें आती हैं।
कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद ये वो सारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक काम हो जाता है। फिर इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, ड्राइंग्स या डिविडेंड, तो ये हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी 100% सेम। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट मेथड और या इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर भी रहे हैं तो जिस मेथड से मर्जी सवाल करेंगे आंसर तो सेम आएगा। लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो 100% सेम है, और यहां तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी आंसर सेम आना चाहिए। डन होगी बात? चलें जी, अब जरा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, कहते हैं प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ये तो आपने काम करना। फिर वो कहते हैं प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट मेथड। कहते हैं डायरेक्ट मेथड की सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ, क्योंकि उसे पता है कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर दोनों का सेम आ जाए तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो वैसे ही सेम होती है। तो हम भी फिर यही काम कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने दोनों मेथड से कैश फ्लो का सवाल करना है ताकि चेक कर लें कि कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। तो जनाब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। जी, हमारे पास सेल्स है, टोटल सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, सैलरीज, रेंट, एक्सपेंस, ये सारी चीजें। आपको पता है जो फिक्स एसेट्स का काम है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता है। करंट एसेट में अब वर्किंग कैपिटल चेंजिंग तो हमने लेना ही नहीं है, हमें डेटर्स का लेजर बनाना पड़ेगा। हमें डेटर्स का लेजर बनाना पड़ेगा। डन होगी बात? उसके बाद प्री पेमेंट का लेजर बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स का लेजर बनाना पड़ेगा, और एक्रूवल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। एक्रूवल और प्री पेमेंट का तो इकट्ठा ही बन जाएगा। तो सबसे पहले कस्टमर का लेजर बनाए। वर्किंग नंबर 1, कस्टमर्स अकाउंट। जी मेरे भाई, अच्छा कितने लोग हैं यहां पर पता चलेगा। कस्टमर्स अकाउंट में डेटर्स का या डेटर अकाउंट में लेजर बनाते हुए उसका ग्रॉस बैलेंस लेते हैं या नेट बैलेंस लेते हैं? लेजर बनाते हुए। जी जनाब, लेजर बनाते हुए हमेशा ग्रॉस बैलेंस लिया जाता है। डेटर्स का लेजर बनाते वक्त हमेशा ग्रॉस बैलेंस लिया जाता है, ये याद रख लें, ठीक है? तो जनाब लिखें जरा, ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है चेक कर लें। 225,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 135,900।
कैरी डाउन है हमारे पास 135। क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स भी होंगे, वो कैसे पता चला? क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस गिवन है और वहां पर हमें यहां पर बैड डेट्स की वैल्यू भी गिवन है। ये देखें जनाब, ये हमारे एक्सपेंसेस में आ रहे हैं, इसका मतलब है ये अमाउंट राइट ऑफ की हुई है। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से अमाउंट आ रही है, ये अमाउंट हमने ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ की है। ये हमारे पास सेल्स है 1850, क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया तो हम यही समझेंगे कि टोटल सेल्स है 1850 और हमने लेनी भी टोटल सेल्स ही होते हैं। जाओ जनाब, साथ ही एक प्रोविजन का अकाउंट बना लें, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जी जनाब, प्रोविजन का ब्रॉड ऑन कितना है हमारे पास? 16,850। और कैरी डाउन कितना है? 28,850। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,000 गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,000 गिवन है। जो इसका डिफरेंस आएगा वो ड्यूरिंग द ईयर हमारे बैड डेट्स होंगे। जो इसका डिफरेंस आएगा वो ड्यूरिंग द ईयर हमारे बैड डेट्स होंगे। कितने बैड डेट्स आ रहे हैं? जी जनाब, कोई बैड डेट्स आ रहे हैं या नहीं? 0 बैड डेट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है बैड डेट्स है ही नहीं। इसका मतलब है बैड डेट्स है ही नहीं। अगर बैड डेट्स होते तो वो यहां पर अमाउंट हम लिख देते। ओके की बात। चलें जनाब, क्लोज कर दो, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर आ जाएगा। टू टू 5,000 प्लस 1850 माइनस कैश रिसीट फ्रॉम डेटर कितना आ रहा है? कैश रिसीट फ्रॉम डेटर कितना आ रहा है? 193,9100 बैलेंसिंग फिगर। डन की बात, क्योंकि ये टोटल आ रहा है 2075 000 2075 000। सबसे पहला काम हमारा हो गया कि हमने कैश रिसीट फ्रॉम डेटर कितना किया? 193,9100। डन। फिर सप्लायर का अकाउंट बना लेते हैं। हमारे पास क्रेडिटर्स का जो ब्रॉड ऑन है, क्रेडिटर का जो ब्रॉड ऑन है वो हमें गिवन है 2,25,000। और जो कैरिड ऑन गिवन है वो है 345,000। ड्यूरिंग द ईयर जो टोटल परचेजेस हैं वो हमें गिवन होती हैं कॉस्ट ऑफ सेल के हेड के अंदर। ये है परचेजेस 855,000। इसके अलावा सप्लायर की कोई इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं है, तो हम इनको ही क्लोज कर देंगे। 1080
हम अपने सप्लायर को कितना कैश पे कर रहे हैं? 735,000। हमारे क्रेडिटर का जो ब्रॉड ऑन था वो 2,25,000 था। सॉरी, क्रेडिटर का जो ब्रॉड ऑन था वो 2,25,000 था, जो कैरी डाउन था 345,000 था। परचेजेस हमने लिख दी तो हमारे पास आ गया कैश पेड टू क्रेडिटर्स। उसके बाद ये थी वर्किंग नंबर 2। फिर आ जाए वर्किंग नंबर 3 पे, एक्सपेंसेस का लेजर बना ले। लो जी, एक्सपेंसेस का लेजर भी वैसे ही बनता है। एक्सपेंसेस का लेजर भी वैसे ही बनता है जैसे आप लोग पढ़ के आए हो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। ये प्रीपेड का ब्रॉड ऑन है और ये उसका कैरी डाउन है, 8500 और 7400। ब्रॉड ऑन 8500, सॉरी प्रीपेड है तो इसका डेबिट साइड पर आएगा। $8,500 ब्रॉड ऑन है और कैरी डाउन है जनाब इसका 7400। इसी तरह इसके अक्रूड्स भी गिवन है 7100 और कैरी डाउन है इसका 9100। लो मेरे भाई, अब हम आ जाओ वापस, वो तमाम एक्सपेंसेस जो एडजस्टमेंट में पहले नहीं आते थे वो डायरेक्ट मेथड में आएंगे, बाकी और होने भी कैश वाले चाहिए, कैश फॉर्म वाले। आप कहोगे सर नीचे लिखा हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस वो भी तो हम कैश में देते हैं। हम इंटरेस्ट का अलग से लेजर बनाते होते हैं, अगर आपको याद हो एंड पे जो इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड लिखते हैं। डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश आइटम है, बाकी चीजें नॉन कैश आइटम है। तो एक सैलरी, एक रेंट और एक एडवर्टीजमेंट इस क्वेश्चन के अंदर यही है। 350,000 सैलरी है, 350,000 रेंट है, 120,000, 125 और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 75,000। डन। क्लोज कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगा कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस। कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस। ओके की बात जनाब। $564,500 तो जो हमने कैश एक्चुअल में पे किया वो कितना आ रहा है? 5,469 5,469 डन होगी बात। चैलेंज ये हमारे पास एक्सपेंसेस भी सारे के सारे आ गए। अब जरा अपना अपना काम देखते हैं, हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। वही पहले नाम आ जाएगा,
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो for the year ended फिर मैं 31 दिसंबर 2009 है शायद, जो भी साल हो। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर। वर्किंग नंबर 1, कोई बताएगा कितनी अमाउंट हमने निकाली थी कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर से? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर से हमने कितनी अमाउंट निकाली थी? जी 193,9100 193,9100। फिर आएगा कैश पेड टू सप्लायर, वर्किंग नंबर 2, हमने सप्लायर को कितनी पेमेंट की थी? 735,000। सप्लायर को कितनी पेमेंट की थी? 735,000। डन होगी बात। फिर कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस, कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस, वर्किंग नंबर 3, 546,900। अदर इनकम से कोई हमें कैश नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। जी करें जरा, नेट कितनी अमाउंट आ रही है? 1939100 माइनस 735,000 माइनस 546,900, कितना आ रहा है? इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 657,200। अब यहां से आगे वही काम शुरू हो जाना है जैसे हमारा इनडायरेक्ट मेथड में होता था। टैक्स का जिक्र तो शायद नहीं है इस क्वेश्चन पूरे के अंदर, लेकिन इंटरेस्ट का जिक्र जरूर है। तो इंटरेस्ट पेड लिख लेते हैं, वर्किंग नंबर 4 करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो तो ड्राइंग्स यहां पर लिखना तो लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि ड्राइंग्स इधर लिख दो तो यहां पर लिख दो, नहीं तो जाकर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दो, लेकिन इंटरेस्ट पेड की वर्किंग कर लो। बिल्कुल वैसे ही वर्किंग होती है जैसे हमारे एक्सपेंस का लेजर है। ये इंटरेस्ट पेएबल है तो ब्रॉड ऑन लायबिलिटी साइड पे आएगा 2500, कैरी डाउन है इसका 3500। ओके होगी बात। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है, तो ये इंटरेस्ट पेड है या फॉर द ईयर है? ये 3540 है, ये इंटरेस्ट पेड है या फॉर द ईयर है? ये हमारे पास फॉर द ईयर इंटरेस्ट है 3540। खत्म हो गया जनाब। हमारा कैश आ जाएगा
2540 2540 तो इंटरेस्ट पेड आ गया हमारे पास 2540। ड्राइंग्स को फिर हम उधर ही लिखते हैं जाके, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी आ गई अमाउंट? 654660। हाँ जी जनाब, ये हमारी और आपकी और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से सेम आनी चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से सेम आना चाहिए, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देते होते हैं बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके होगी बात? चलें जनाब, हम इसकी अब क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड से भी आपने करना है और यानी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग मिलके कर लेते हैं, और ऊपर वाला पोर्शन आपने ये दोबारा करना है डायरेक्ट मेथड का भी। आ जाए जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। सबसे पहले नॉन करंट एसेट का लेजर बनाए। जी बनाया जरा नॉन करंट एसेट का लेजर। वर्किंग नंबर 5। अब तो ये आपका काम शुरू हो गया। फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बना लेते हैं। ओपनिंग कितना है? 1540 345 और 1745 जी। अब आ जाओ जनाब, जो एसेट आपने बेचे हैं वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताए होंगे। कहता है कि प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग वाज सोल्ड 120,000। मतलब 2,25,000 वाला एसेट हमने 1,20,000 का बेचा, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताई हुई है। तो हमें तो कॉस्ट चाहिए ना 2,25,000। डिस्पोजल 2,25,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, लेकिन ऊपर चलते हैं कि क्या कोई और चीज तो नहीं बेची। नहीं, क्योंकि उसके ऊपर लॉस आया हुआ है, वो लॉस की बात हम बाद में देखेंगे। तो इसको क्लोज कर लें, हमारे पास एडिशन आ जाए। कितना एडिशन है, कोई बता सकता है? कोई एडिशन बता सकता है? 429 655। लो जनाब, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमारे पास आ गया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 429 655। कैश रिसीव्ड भी है 120,000।
वो नीचे बताया हुआ है कि हमने 1,20,000 का बेचा। डन। उसके बाद वो कहता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 20,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने 70,000 की बेची है। हमने यहां से ये देखना है कि क्या कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी भी है, क्योंकि बेचने वाली इंफॉर्मेशन तो उसने हमें दे दी। तो जनाब ये जरा गौर फरमाए, लेजर बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट का इधर ही। 3,15,000 उसने हमें दे दिया ब्रॉड ऑन, 3,25,000 दे दिया कैरी डाउन, 50,000 उसने खुद बता दिया कि 50,000 वाली इन्वेस्टमेंट उसने 70,000 की बेची है। तो क्या कोई उसने नई इन्वेस्टमेंट खरीदी है, वो अब हम चेक कर लेते हैं। 50,000 प्लस 325,000 माइनस 315,400, 59,600 की उसने इन्वेस्टमेंट खरीदी भी है। बेचने वाली इंफॉर्मेशन उसने खुद दे दी, फिर भी आपने लेजर बना लेना है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 59,600, सेल प्रोसीड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 70,000। लो जी, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी हो गई। जी जनाब, मुझे बता दें जनाब के इनफ्लो आ रहा है या आउटफ्लो आ रहा है। $407,255 का आउटफ्लो आ रहा है। 407,255 का आउटफ्लो आ रहा है। ओके होगी बात। अब आ जाओ जनाब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिर्फ नॉन करंट एसेट कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी पे डिपेंड करती है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है या फाइंड किया गया है? प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कैपिटल का लेजर बनाओ, यहां पर ही बना लेते हैं। कैपिटल का लेजर बनाओ। ब्रॉड ऑन 1251,615, 1251 1251,615, कैरी डाउन 111,0830, 111,0830। अच्छा, खुबैब कह रहा है कि ये अमाउंट ठीक नहीं है, चेक कीजिएगा जरा काइंडली। खुबैब कहता है कि ये अमाउंट कोई और है, किसी ने चेक किया है जरा? $299,255। अब ठीक है, 299,255। चलें जी, आ जाए जरा कैपिटल के लेजर पे। ड्राइंग्स गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स है 553,985, 553,985। प्रॉफिट भी गिवन है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट गिवन है तो प्रॉफिट गिवन है। फिर
प्रॉफिट है 339,620, 339,620, 339,620। चलें जनाब, अब देखेंगे कि मजीद हम कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हमारी आएगी बैलेंसिंग फिगर। एक बात याद रखें, क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट मिसिंग हो तो प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं कैपिटल में से। अब तो प्रॉफिट गिवन है तो चेक कर लें, 1110830 प्लस 553,985, टोटल चेक कर लीजिएगा जरा, 1664815, 1664815 माइनस 339,620 माइनस 1251615, 73580 हमारा इनफ्लो आ रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल। चलें जनाब, हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख लेते हैं, इंक्रीज इन कैपिटल। कितना आ रहा है इंक्रीज इन कैपिटल जनाब? 73580, 73580। ड्राइंग्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ड्राइंग्स हमारी क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, 553,985। उसके बाद लोन गिवन है 3,50,000 से 4,50,000 हो गया, लोन इंक्रीज हो रहा है हमारा 1 लाख से। लो जी, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी पूरी होगी। 73580 माइनस 553,985 प्लस 100,000, कितना डिफरेंस आ रहा है जनाब? 380,405 आउटफ्लो है। चेक करके बताइएगा जरा, 380,405 ही आ रहा है। चलें जी, अब जरा चेक कर लें अपना नेट इनफ्लो आ रहा है या आउटफ्लो आ रहा है। 654,660 माइनस 229,255 माइनस 380,405 भी आउटफ्लो है। तो बताएं जनाब, नेट इनफ्लो आ रहा है या आउटफ्लो आ रहा है? नेट इनफ्लो आ रहा है या आउटफ्लो आ रहा है? कुछ लोगों का आउटफ्लो आ रहा है, कुछ लोगों का इनफ्लो आ रहा है। दोबारा चेक कर लीजिएगा, 654,660 माइनस 299,255 माइनस 380,405, तो 25,000 का आउटफ्लो आ रहा है। तो आप लिखोगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 25,000 का नेट आउटफ्लो आ रहा है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी क्लोजिंग। चेक कर लें जनाब, ये आपके पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग चेक करें कितनी आ रही है, ये आप खुद एक दफा वर्किंग करें, एक दफा आप खुद वर्किंग करें काइंडली। जी
हाँ जी, किसने किया कंप्लीट? हाँ जी, किसने कंप्लीट किया? चेक कर लें, वर्किंग नंबर 1 देख लेते हैं। हाँ जी, कैश एंड वर्किंग तो जो भी होगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो वर्किंग होगी वही नाम लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यही है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहले देखें कैश कितना है, 7500 और बैंक है 17000। 7500 17000, बैंक ओवरड्राफ्ट है जनाब 35000। ये है, मैं बाकी चीजें खत्म कर देता हूं। जो चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है सिर्फ वो चीजें निशान लगा लेते हैं। डन। बैंक ओवरड्राफ्ट है 35000, ओपनिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 25000। लो जनाब, मुझे बता दो इसका टोटल कितना आ रहा है। 7500 प्लस 17000 माइनस 35000 प्लस 25000, 14500। क्लोजिंग देखें फिर, 9500, बैंक है 23000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 55, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 12000। कितना आ गया ये? 10500 नेगेटिव। आ जाओ जरा अपना ओपनिंग ऐड करो इसमें, 14500 ऐड किया तो 10500 नेगेटिव हमारा क्लोजिंग आ गया। डन। बाकी तो सारा वही है। तो आपने एक तो ये क्वेश्चन कंप्लीट दोबारा करना है, बेसिक क्वेश्चन है। फिर आपने ये 11वां क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, बल्कि आप जितने आपसे हो सकते हैं कर लेना, क्योंकि जब कॉलेज आप आओगे तब हम इसके पास्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये तीनों क्वेश्चन आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के हैं। ठीक है, अब्दुल मोइज कह रहा है कल क्लास है। नहीं मेरे भाई, कल क्लास नहीं है। आप अपना बोरियां बिस्तर बांधें और लाहौर रवाना हूं बस। क्वेश्चन कौन सा करना है? 11 प्लस 12 प्लस 13 बेसिक से क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह फिर बब्बर शेर क्वेश्चन करेंगे फिजिकल क्लासेस में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।